हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ माय सेम चैप्टर पावर शेयरिंग। इससे पहले मैंने समझाया है आपको डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग और कुछ और बेसिक चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलो आज हम उस देश की बात करेंगे जिसमें रावण रहता था। यस, दैट इज़ लंका। पता नहीं क्यों उसने आगे अपने लंका के आगे श्रीलंका डाल दिया था, श्री डाल दिया था। सो लेट इट बी, वॉट एवर इट मे बी द रीज़न, वी विल नॉट डिस्कस फॉर दैट, but we will surely discuss about the पर्टिकुलर कंट्री दैट इज़ श्रीलंका। तो सबसे पहले श्रीलंका की बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद उधर की प्रॉब्लम समझेंगे और प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई उसे देखेंगे। फिर उधर के लोगों का क्या रिएक्शन था, उसे उन्होंने कैसे सॉल्व किया, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने श्रीलंका के बारे में बात करनी है। तो श्रीलंका एक ऐसा देश जहाँ 74% लोग सिन्हाला बोलते थे, जो टोटली बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है, 18% लोग तमिल्स बोलते थे। तमिल में भी इंडियन और मुस्लिम्स दोनों थे। ठीक, और तमिल्स में और भी कैटेगराइज्ड हुआ था। एक थे ओरिजिनल श्रीलंकन तमिल्स जो कि वहीं पे ऑलरेडी रहते थे, और दूसरा है इंडियन तमिल्स जो कि इंडिया से वहाँ गए थे। और उनमें के उसके बाद 7% लोग थे जो क्रिश्चियन थे, जो तमिल और सिन्हाला दोनों ही लैंग्वेज बोलते थे। तो हुआ ऐसा कि जब प्रॉब्लम्स तब आने लगी जब गवर्नमेंट ने रूल्स में मेजॉरिटी के फेवर्स में बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मेजॉरिटी के फेवर में बनाना स्टार्ट किया, इसका मतलब रूल्स क्या क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला रूल 1956 में पास हुआ था, एक ऐसा एक्ट जो सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, ये डिसाइड किया गया। 1956 में एक ऐसा एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड आया ये रूल कि गवर्नमेंट हमेशा ही सिन्हाला स्पीकर्स के बारे में फेवर करते थे। और वो किस बारे में फेवर करते थे, किस फील्ड में? जॉब्स जो कि ऑफिस में मिलती थी, या एडमिशन्स जो कि स्कूल या कॉलेजेस में मिलता था। तो सिन्हाला बोलने वाले लोगों को थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था जॉब्स या फिर एडमिशन्स के लिए। तो ये था बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात जो कि डच के लोगों के लिए होती थी। उनका सिन्हाला बोलने वाले लोगों के, तमिल बोलने वालों के, और जो सिन्हाला बोलते थे वो आराम से सब कुछ सेट करके अपने जॉब और एडमिशन ले लेते थे, जबकि तमिल्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और उसके बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो एक थर्ड रूल आया कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा लॉ प्रिपेयर करना है जिसमें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी करेगी और फॉस्टर भी करेगी बुद्धिज़्म को। ठीक है, और बाकी सबको इग्नोर कर देगी। तो ये थर्ड जो रूल था वो और भी ज़्यादा दर्दनाक था तमिल बोलने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हर जगह वहाँ पे तमिल्स के साथ पार्शलिटी होने लगी और ये रूल्स बता रहे थे। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो था वो बहुत ही बुरा पड़ा, बहुत ही बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा था। इट वॉज सो पुअर इम्पैक्ट ऑन द तमिल्स। और तमिल को क्या इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट उनका क्या था, उनको ऐसा फील होने लगा कि वो एलिवेट हो गए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। दूसरा आया उनका इम्पैक्ट क्या, कि गवर्नमेंट डोंट केयर अबाउट दैम, देयर रिलीजन, देयर कल्चर। तो ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल इम्पैक्ट था जो तमिल्स पे पड़ा। फिर तीसरा इम्पैक्ट था उनको ऐसा लगने लगा था कि गवर्नमेंट ने उनके सारे राइट्स को डिनाई कर दिया है। फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी। ओ माय गॉड, जब गवर्नमेंट ही इक्वालिटी नहीं देगी, इक्वालिटी का रूल फॉलो नहीं करवाएगी, तो फिर कौन कराएगा? तो यहाँ के गवर्नमेंट ने हर बात के लिए तमिल्स को नो बोल दिया। तो this was very painful for them, and then they also felt like discrimination done by the governments. ठीक है, so they felt like कि उनके बारे में तो गवर्नमेंट ने सोचना ही बंद कर दिया, उनके साथ तो सारा टाइम डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स भी सिन्हालास को मिल रही है, कॉलेजेस में एडमिशन्स भी सिन्हालास को मिल रहे हैं, और ये सब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने लगा। तो इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ के बाद जैसे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, ऐसा ही कुछ गुस्सा तमिल्स को आने लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, अब उनका रिएक्शन क्या था और उसके बाद उनका रिजल्ट क्या था, तो वो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन उनका ये था कि दे स्टार्टेड लॉन्चिंग स्ट्राइक्स फॉर द इक्वालिटी। तो दे लॉन्च्ड स्ट्राइक्स फॉर द
इक्वालिटी, उनको भी उनका इक्वल का हक मिलना चाहिए, इस पे उन्होंने स्ट्राइक्स करना स्टार्ट किया। देन द थर्ड वॉज दे वर डिमांडिंग फॉर एंटोनॉमी एंड इक्वालिटी विच वॉज डिनाइड बाय द गवर्नमेंट, और अपनी डोमिनेट करने वाली पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा। तो फिर उन्होंने क्या किया, दे डिमांड फॉर द कंट्री, देयर डिमांड्स वर केम अप लाइक फॉर द एंटोनॉमी एंड इक्वालिटी, और ये गवर्नमेंट ने इसको भी नो बोल दिया था। तो उन्होंने ये सब रखना स्टार्ट किया अपने इनके रिएक्शंस ऐसे आने लगे कि हमारी पॉलिसीज़, हमारी इक्वालिटी की चीज़ों को ये हर बार क्यों डिनाई कर देती हैं गवर्नमेंट। तो तमिल्स डिमांडेड फॉर दी सेपरेट कंट्री, तो उन्होंने सेपरेट कंट्री को भी डिमांड किया कि वो चाहते थे कि उनकी एक सेपरेट कंट्री हो जहाँ पे वो अपना रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने तौर तरीके अपने हिसाब से चाहें। वो चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट श्रीलंकन में उनका एक अलग कंट्री दे दिया जाए। दे डिमांडेड फॉर द सेपरेट कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका। वो नॉर्थ ईस्ट में, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट भाग में अपनी सेपरेट कंट्री चाहते थे जिसको वो अपने हिसाब से रूल कर पाएँ। इसके बाद दोनों कंट्रीज़ में जैसे कि आग लग गई हो, इस सिचुएशन के बाद जैसे कि दोनों कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, फिर हुआ ये कि सिविल वॉर को उन्होंने क्या किया, इनवाइट कर लिया। सिविल वॉर, और हजारों लोगों की, 100 पीपल डाइड, हज़ारों लोग मरे उसमें, 100 पीपल डाइड। बहुत लोगों ने तो जैसे अपना देश ही छोड़ दिया, क्योंकि सिविल वॉर से तो ऑफ कोर्स किसी भी वॉर से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। तो सिविल वॉर से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिविल वॉर की वजह से तो श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी इकोनॉमी की तो जैसे बैंड ही बज गई हो। तो इकोनॉमी लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी लॉस, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कल्चरल लाइफ तो जैसे दिखी ही ना हो, कल्चरल लाइफ तो पूरी तबाह हो गई थी, एंडेड। ठीक है, ये सब कुछ सिविल वॉर के क्या थे, इफेक्ट्स थे, जो अगेंस्ट जो आते हैं ना, सारे सिचुएशंस आती हैं वॉर के बाद, ये सब होने लगी। तो इनकी कहानी कुछ ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो इस तरह से था उन तमिल्स के रिएक्शन, और फिर सिविल वॉर का रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये था अब तक का। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन हम उससे भी पहले कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि कहानी तो ठीक है, एक हिस्ट्री के टॉपिक्स को कहानी की तरह समझना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि लर्न रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे एक टर्म ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि था मेजॉरिटेरियनिज़म। तो ये क्या था, ये था कि they believe, it's a belief of the majority community that they should be able to rule the country in whichever they want, in whichever way they want, but by disregarding the needs and wishes of the minority। मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसमें एक मेजॉरिटी वाली कंट्री को इस तरह से रूल करना चाहिए गवर्नमेंट पर, चाहे वो जैसा चाहे, पर आपको माइनॉरिटीज़ के विशेष और नीड्स को बिल्कुल भी ध्यान में बिना रखे। मतलब ये था मेजॉरिटेरियनिज्म। देन है सिविल वॉर। सिविल वॉर एक ऐसा वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट था जो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में था, विद इन अ कंट्री ओनली, एंड दे बिकम सो इंटेंस एंड इट सीम्स लाइक अ वॉर। ठीक है, देन बात करेंगे हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर की। जब पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि इंडिया करती है, वो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है। और एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ये ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व करी गई हैं असेंबलीज में। मैं बात कर रही हूँ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। ये एक ऐसी
कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो रिजर्व की गई हैं असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में फॉर द माइनॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू गिव देम फेयर शेयर इन पावर। फेयर शेयर इन पावर मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए भी पावर शेयरिंग फेयरली हो, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। तो इट वॉज द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज termed as. Then prudential, it was based on the careful calculations and of gains and losses within the country. Prudential termed as it was based careful calculations जो कि countries में होते हैं based on for all gains and लॉस। कल फिर बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स को लेके। टिल देन टेक केयर।